वेलकम टू CGPSC मंथन। इस वीडियो में हम मेंस पेपर 7 के टॉपिक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को डिस्कस करेंगे। इस अधिनियम को हमने मेंस पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस किया है। तो देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण को सामान्य भाषा में बोले तो भौतिक या प्राकृतिक वातावरण जो मनुष्य को घेरे हुए हैं। और धारा 2A में अधिनियम जो है पर्यावरण को जैविक अजैविक घटकों के अंतर संबंधों के रूप में बतलाता है। जैविक घटक कौन से होते हैं, जैसे पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव, मानव। और अजैविक घटक कौन से होते हैं, मृदा, जल, भूमि, वायु, तापमान, आर्द्रता। धारा 2B में देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण में जो प्रत्येक घटक जो है एक निश्चित अनुपात में या निश्चित मात्रा में मौजूद होते हैं। जब इन घटकों के अनुपात में विचलन आ जाए या फिर पर्यावरण से हानिकारक घटक आ जाए तो इसको पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। इसका एक परिभाषा और भी हो सकता है कि पर्यावरण में ऐसे अवांछनीय पदार्थ का आ जाना जो किसी व्यवस्था को भंग कर उसकी उत्पादकता को क्षति पहुंचाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ये किसी भी रूप में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, किसी भी रूप में। लेकिन प्रदूषण के लिए जो उत्तरदायी पदार्थ होते हैं उसको कहते हैं प्रदूषक। नेक्स्ट देखते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत परिसंकटमय पदार्थ किसको कहते हैं। परिसंकटमय पदार्थ कहते हैं कोई भी विनिर्मित पदार्थ जो अपने भौतिक व रासायनिक गुण के कारण मानव जाति व जैव जगत या पर्यावरण के लिए संकटमय हो, परिसंकटमय पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण संकट के क्या कारण हैं। वैचारिक आधार पर पर्यावरण प्रदूषण नीतिवाद से संभाव्यवाद की ओर जाने को दर्शाता है। तो अब नीतिवाद क्या है? नीतिवाद ये है कि मानव जो है, इसमें ये वह विचारधारा है जिसमें मानव जो है प्रकृति के अधीन हो जाता है, वर्चस्व और संघर्ष की कोशिश नहीं करता, प्रकृति को क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। और संभाव्यवाद इसके ठीक विपरीत, मनुष्य इसमें यह बोलता है कि वह प्रकृति का जो है अपने हित में प्रयोग करे, क्योंकि मनुष्य में जो है दिमाग है, कौशल होता है, प्रतिभा होता है, वह इससे संघर्ष करे और प्रकृति को अपने अधीन करे। तो नीतिवाद से ही संभाव्यवाद की ओर जाने को बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषण। इसमें संभाव्यवाद में ये रहता है कि इसमें पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा होता है। यह अवधारणा जो है संभाव्यवाद की, ये 1800 के दशक में, मतलब औद्योगिक क्रांति के समय अपने चरम सीमा पर थी। ठीक, तो इस दौर में हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का, खनिज, जल, जंगल, जमीन का दोहन प्रारंभ हो जाता है वृहद तौर पर। और इस दौर में हमने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया, नियमों को तोड़ा और उसके भविष्य पे संकट पैदा किया। इसे ही पर्यावरण संकट कहा गया है। इसके दुष्परिणाम ये हुए कि प्रकृति का गुस्सा हमको आपदाओं के रूप में सामना करना पड़ा, जैसे बाढ़, सुनामी, तूफान, ज्वालामुखी, सूखा इत्यादि। तो 1960 के दशक में इन सब चीज़ों को देखते हुए एक नया विचार सामने आया, नवनियतिवाद का। इसे ही नव पर्यावरण आंदोलन के रूप में ये शुरू हुआ। नवनियतिवाद ये कहता है कि प्रकृति के अनुरूप रहे, ना के अधीन। प्रकृति से जो मानव का संबंध हो मालिक दास का ना होकर सहभागी और सहचार्यता का हो। टेलर के अनुसार देखते हैं, इनका कहना है कि प्रकृति के दरवाजे पर जाओ, कारण बताओ, अनुमति लो, क्षति पूरी करो और फिर जाओ। तो इन्होंने जो है प्रकृति से एक साहचर्य का संबंध बनाने के लिए कहा है। इसी को हम बोलते हैं पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक, जहां विकासात्मक परियोजनाओं के प्रभाव का जो है अध्ययन कर उसकी अनुमति दी जाती है। और ऐसे ही विकास को हम यहाँ पे सतत विकास की अवधारणा आ जाती है। ऐसा विकास जो भविष्य में भी जारी रहेगा, वह प्रकृति को भी भविष्य के लिए बचा कर रखेगा। इसी में भी आप कई अभ्यास प्रश्न कर सकते हैं, जैसे नव पर्यावरण आंदोलन क्या है, नवनीतिवाद की अवधारणा क्या है, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन क्या है, सतत विकास क्या है। ये 2 नंबर के लिए अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें
अब एक्ट का विवरण जो हम देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि ये जो अधिनियम बनाया गया है वो पर्यावरण संरक्षण और सुधार का जो प्रयास करता है। इसमें इस संदर्भ में ये अधिनियम बताता है कि जो है शोध और अनुसंधान की भी व्यवस्था करता है और कानून के उल्लंघन होने पर दंड और क्षतिपूर्ति को भी बताता है। ये अधिनियम जो है 19 नवंबर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नाम से संपूर्ण भारत में लागू हुए हैं। इसमें 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। तो इसमें देखते हैं कि पर्यावरण के विभिन्न स्तरों की गुणवत्ता के मानक को तय करने के लिए केंद्र सरकार नियम बना सकता है। उत्सर्जन के मानक को तय कर सकता है। निस्तारण की जो अलग अलग विधियां हैं उसको विस्तृत रूप से बता सकता है। कौन सा उद्योग कौन सा क्षेत्र कौन सा उद्योग के लिए सही है ये चीज बता सकता है। उन पदार्थों को किस प्रकार रखा जाए, परिरक्षण किया जाए जिससे प्रदूषण हो सकता है, इन चीजों को बता सकता है। ऐसी स्थिति पर ये मॉनिटर करता है जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि लोक अधिकारी की नियुक्ति, इसको दिया गया है धारा 4 में। धारा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार लोक अधिकारी की नियुक्ति करता है और उन्हें अधिनियम लागू करने के लिए जो भी आवश्यक हो सभी शक्तियों और कार्य को सौंप सकता है। इसमें धारा 5 के अंतर्गत बताया गया है कि केंद्र सरकार किसी व्यक्ति अधिकारी को लिखित रूप से अपने आदेशों का पालन करने के लिए निर्देश जारी करता है और ये जो निर्देश जारी करता है वो इन पर बाध्यकारी होता है। इसमें अगला देखते हैं केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार जो है आर्टिकल 6 के अंतर्गत केंद्र सरकार नियम बना सकती है। नियमों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर सकती है। तो जल, वायु, मृदा के मानकों को तय करने के लिए कितना मानक इन सभी के लिए सेफ है इसके संदर्भ में कानून बना सकती है। पदार्थों का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए प्रदूषण के संबंध में, इसके लिए नियम बना सकती है। परिसंकट में पदार्थ, हैजार्डस जो पदार्थ होते हैं वो उसके परिवहन के संबंध में नियम बना सकती है। उद्योग स्थापना कहाँ करे, दुर्घटनाओं का रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन कैसे करे, इन सभी के लिए जो है केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं प्रयोगशाला स्थापना के प्रावधान। तो इसको हम एक सीरीज में याद कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आर्टिकल 11 में देख लेते हैं कि नमूना लेने की शक्ति, जो कहीं से भी है किसी भी पदार्थ का जो अधिकारी है वो नमूना ले सकता है। नमूना लेने के बाद क्या करेगा, आर्टिकल 12 में ये करेगा कि केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा किसी भी स्थान पर प्रयोगशाला स्थापना कर सकता है या फिर अगर वहां पे पहले से लैब है तो उसको पर्यावरण लैब के रूप में चिन्हित कर सकता है। इसमें जल, वायु, मृदा के नमूनों को लेकर उनकी स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नमूना ले लिए हम लोग, लैब तैयार कर लिए, अब उन नमूनों की जांच के लिए तो आर्टिकल 13 यही बताता है कि नमूनों की जांच के लिए सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति व मान्यता का प्रावधान है। और अगला देख लेते हैं कि जब नमूनों की जांच के लिए सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति हो गई तो विश्लेषक जो है अब अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, तो उसको दिया है धारा 14 में। तो इसको हम लोग सीरीज वाइज याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि पर्यावरण से जुड़े अपराध कौन कौन से हैं। तो इसमें धारा 16 में कंपनी के अपराध को बताया गया है। तो इसके अंतर्गत एक कंपनी अथवा वह व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उस समय प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहता है, कंपनी का बिजनेस संचालित कर रहा होता है, उसे जो है अपराध का दोषी माना जाएगा यदि कहीं वो दोषी पाया जाता है तो। ठीक। नेक्स्ट है आर्टिकल 17, ये सरकारी विभागों के अपराध को बताता है। इसमें अपराध जो है सरकारी विभाग में 2 तरह से हो सकता है। एक तो पहला, या तो अपराध जो है जानबूझकर किया गया हो या फिर अनजाने में किया गया हो, तो इसमें उस पर्टिकुलर अधिकारी को ही दंड मिलेगा। और दूसरा होता है कि इसमें यदि उसके साथ और कोई साठ गांठ में है, कहीं मिलकर कोई दंड किया हो, तो उसके साथ साथ जो उत्तरदायी और अधिकारी हैं उनको भी इसमें पनिश किया जा सकता है। तो इस आधार पर इसमें भी दंड की व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं आर्टिकल 19, इसमें बताया गया है कि पर्यावरणीय अपराधों में न्यायालय तब तक सामने नहीं आएगा जब तक कि प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी न कर ली जाए। इसके तहत प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत
सरकारी व निजी संस्थानों को 60 दिन नोटिस देकर जो है पहले स्पष्टीकरण के लिए मांगा जाता है और फिर प्रशासनिक व्यवस्था के तहत पूरा आदेशों को पूरा न करने पर न्यायालय द्वारा जो है एक्शन लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इस अधिनियम का मूल्यांकन हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि समय के साथ जो है मानव को अपनी गलती का एहसास हुआ है और उसने इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। इसके एग्जाम्पल है नव पर्यावरण वाद का आंदोलन, नव नीतिवाद को बल, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को बल, सतत विकास का विचार और समय समय पे नए सम्मेलनों का आयोजन किया गया विश्व स्तर पे, ताकि पर्यावरण के समस्या को एक मुद्दा बनाकर उसमें उसको सुलझाया जा सके। इसमें CFC जो है उसके विकल्प खोजा गया है। विभिन्न प्रकार का संरक्षण जो है हम लोग स्टार्ट किए हैं, जैसे इन सिटू और एक्स सिटू संरक्षण। इसमें अनेक प्रकार के नागरिक अभियान चलाए गए हैं। ग्रीन हाउस गैसों को पहचान करके उसमें उसको रोकने उसके उत्सर्जन को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। तालाबों को पुनर्जीवित किया गया है। तो ये उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कुछ बाधाएं भी हैं, जैसे कि किसी भी एक्ट को लागू करने के लिए सबसे बड़ी बाधा होती है जागरूकता, क्योंकि लोगों में जो है पर्याप्त जागरूकता नहीं होती। एक्ट से जुड़े लोगों को पास इतनी जागरूकता नहीं होती कि वो जो है इसको क्रियान्वयन में ला सके। दूसरी होती है अशिक्षा। अशिक्षा से ये होती है, जैसे कि जनजातीय क्षेत्रों में अशिक्षा होती है, तो वो लोग, जैसे हम लोग झूम कृषि के बारे में पढ़े हैं, तो वो पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो जनजातियों में अशिक्षा भी एक बाधा है मार्ग में। और देखते हैं नेक्स्ट इसमें भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में देखते हैं कि हम लोगों को बोला तो जाता है एक एक पेड़ लगाओ, लेकिन एक बड़ी कंपनी जो है कहीं रोड चौड़ीकरण हो रहा हो तो एक साथ जो है इतने सारों पेड़ों को काट लिया जाता है। ये भी एक कारण है। असहयोग एक महत्वपूर्ण कारण है यहाँ पे, क्योंकि स्थानीय स्तर पर लोगों को स्थानीय स्तर पर जनता का जो है सहयोग नहीं मिल पाता पर्याप्त। और ये भी देखा जाता है कि ये जो समस्याएं हैं व्यवहारिक ना होकर केवल वैचारिक ही बन गई है। और पंचायत, नगरीय निकाय, इनकी कमजोर भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण बाधा रही है मार्ग में। और हम लोग अधिकतर देखते हैं कि कोई भी पेड़ लगाओ या पर्यावरण बचाव का आंदोलन केवल एक योजना बनकर रह जाती है। लोगों का जो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो नहीं मिल पाता। तो इस अधिनियम को तो लागू करने के लिए सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर सकती है, लेकिन हम लोग को अपने आप में संकल्प लेकर भी पर्यावरण को बचाने का कोशिश करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर फेसबुक और टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।